नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमिक न्यूज। आज डेट 14 अगस्त। क्या है? 14 अगस्त 2025। तो दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में दो इम्पोर्टेंट न्यूज आई है। बेसिकली एक न्यूज़ तो बहुत पहले से चल रही थी और एक नया डेवलपमेंट हुआ है। सबसे हम दो न्यूज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक क्यूआईपी होता है। क्यूआईपी मतलब एक तरह से पैसा इकट्ठा करना है बाजार से। तो क्यूआईपी के जरिए 25,000 करोड़ रुपए इसने कलेक्ट किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नए शेयर जारी किए और 25,000 करोड़ के रुपए के आसपास बाजार से इसने इकट्ठा किए। तो ऐसा क्यों किया इन्होंने इसने, और क्या क्यूआईपी क्या होता है, इस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा दोस्तों होता है आरबीआई। आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी पुष्पक भट्टाचार्य जी की। पुष्पक भट्टाचार्य, इनका नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, कि पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी का संबंध था। तो पुष्पक भट्टाचार्य आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर हैं। इनकी लीडरशिप में एक 8 मेंबर कमेटी बनाई थी। किसके रिगार्डिंग? बैंकिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए। बैंकिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जानते हो जो वर्तमान का इरा है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का इरा है। तो बैंकिंग सेक्टर में किस प्रकार से एआई को बढ़ावा दिया जाए, क्या उसका फाउंडेशन हो, क्या उसके रूल्स हो, इस सब के संबंध में आरबीआई ने एक दिसंबर 2024 में एक कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पुष्पक भट्टाचार्य जी। बस इतना तो आपको याद रखना। तो अब चलते हैं हमारी पहली न्यूज पे। सबसे पहले न्यूज पढ़ो। एसबीआई राइजेज 25,000 करोड़ वाया इंडिया लार्जेस्ट क्यूआईपी। इंडिया का लार्जेस्ट क्यूआईपी था ये। क्वांटिटी इसके अलावा एसबीआई राइजेज 25,000 करोड़ वाया लार्जेस्ट एवर क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो ये हम आज इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों क्या है ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इसको हम शॉर्ट में क्यूआईपी कहते हैं। आप सबको थोड़ा बहुत मैं ऐसा मानता हूं कि आप सबको शेयर मार्केट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी होती है वो अनलिस्टेड कंपनी होती है। क्या होती है? अनलिस्टेड। मैंने कोई कंपनी खोल ली, कंपनी एक्ट 2013 उसका रजिस्ट्रेशन कराया और मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन मुझे अब पैसा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पब्लिक में जाना पड़ेगा। ये सबको आपको पता होगा। पब्लिक में जाना पड़ेगा। मैं क्या लेके आऊँगा? आईपीओ लेके आऊँगा, मैं एफपीओ लेके आऊँगा। ये तो आपको सबको पता होगा ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फॉलोअर पब्लिक ऑफर। तो सपोज करो मैंने आईपीओ ला दिया। कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है तो उसको कहते हैं आईपीओ, नया शेयर जारी करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो सपोज करो जैसे मैंने इसका कोई भी कंपनी ने आईपीओ जारी कर दिया, तो अब वो कंपनी क्या हो जाएगी? शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाएगी। लिस्टेड का मतलब कुछ नहीं है, ऐसी कंपनी जिसका शेयर मार्केट में बिकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, एनएसई में कोई कंपनी का शेयर अगर क्रय विक्रय कर सकते हैं तो उसको कंपनी को कहते हैं लिस्टेड। तो कंपनी को पैसा चाहिए था, कंपनी ने आईपीओ लाया और उसको क्या कर दिया? इनिशियल पब्लिक ऑफर के रूप में उसको लिस्टेड करा दिया और कंपनी ने पैसा इकट्ठा कर लिया। अभी कंपनी सेकंड टाइम पैसा चाहिए। सपोज करो पहले ये अनलिस्टेड थी, तो 100% मालिक इसका कोई ना कोई होगा, प्रमोटर होंगे। अब इसने बिना सपोज को 10% शेयर इसने डायल्यूट कर दिया आईपीओ के माध्यम से। ठीक है, आईपीओ पब्लिक को दे दिए। अब ये और नए शेयर बेचना चाहती है, न्यू शेयर, तो इसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ के माध्यम से ये नए शेयर, और जैसे सपोज करो 10% से सेल बेचते थे, अब इसके बाद 90% मालिक थे, सपोज को 10% और बेच दिया, तो इसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक। इसके अलावा एक और तरीका होता है दोस्तों, उसको कहते हैं क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो बेसिकली यहाँ लड़ाई किसके बीच में? लड़ाई है एफपीओ के बीच में और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। तो देखो नाम से स्पष्ट है, फॉलो ऑन पब्लिक स्किल। जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है, एफपीओ होता है, इसमें कोई भी पब्लिक इसमें शेयर परचेज कर सकती है। ये इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंडिविजुअल, जिसको हम रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, या कोई लार्ज इन्वेस्टर हो सकते हैं, लार्ज इन्वेस्टर एफपीआई हो सकते हैं, बैंक वगैरह हो सकते हैं। तो एफपीआई में किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई भी यहाँ पर शेयर खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों पैसा इकट्ठा करने का एक दूसरा तरीका होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसमें केवल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाहरी शेयर खरीद सकते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल
जो बायर होते हैं ना QIP, वही यहाँ पर शेयर खरीद सकते हैं। आम नॉर्मल पीपल जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इसमें अलाउड नहीं है। क्या नहीं है? रिटेल इन्वेस्टर इसमें अलाउड नहीं है। तो अब हम क्या समझे? हम समझे सर FPO में तो कोई भी व्यक्ति, रिटेल हो चाहे लार्ज इन्वेस्टर हो, चाहे वो QIP हो, चाहे वो कोई भी हो, वो शेयर खरीद सकता है। लेकिन QIP में क्या होता है, केवल जो लार्ज इन्वेस्टर होते हैं ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जैसे कि म्यूचुअल फंड, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? शेयर खरीद सकते हैं। तो SBI ने क्या किया? SBI को चाहिए था 25,000 करोड़ रुपए, इसने शेयर जारी किया। आप सबको पता है SBI तो ऑलरेडी लिस्टेड तो है ही सही, तो लिस्टेड कंपनी ने क्या किए? नए शेयर जारी किए, और केवल पब्लिक के लिए नहीं दिया। क्या किया? केवल पब्लिक के लिए नहीं, रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं, केवल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, इनको इसमें सेल किए। आपको शायद ध्यान हो तो जो अभी ये लेटेस्ट में QIP ISBI का, इसमें से है ना एक 5-6 हजार करोड़ के आसपास, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, LIC कंपनी ने शेयर खरीदे। तो केवल लार्ज इन्वेस्टर जो लार्ज बायर को है वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? यहाँ प्रोसेस ईजी होती है, प्रोसेस बहुत ईजी होती है, क्योंकि इसमें देखो सेबी का उद्देश्य क्या होता है? सेबी का उद्देश्य होता है जो आम इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करना, आम व्यक्ति जो पैसा निवेश करता है शेयर मार्केट में उसको पैसा बचाना। अब क्योंकि QIP में क्वालिफाइड में नॉर्मल पब्लिक के आम इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं? जटिलता नहीं रखते, कॉम्प्लेक्स नहीं रखते, रूल बहुत ईजी होते हैं रूल्स वगैरह यहाँ पर, तो आसानी से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। तो जिस कंपनी को इजीली पैसा चाहिए वो QIP के माध्यम से जा सकता है। पर इसका नुकसान क्या है? इसमें क्या होता है? जो बेस होता है ना, इन्वेस्टर का बेस होता है, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो छोटे इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर को तो शामिल किया नहीं जाता। तो SBI ने यही किया, ये इस करके 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर ले, लगभग 30 करोड़ के ऊपर शेयर जारी किए थे, और एक शेयर लगभग 800 रुपए के ऊपर इसका लिस्टेड किया गया। तो इस प्रकार से 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। अब ये पैसा क्या काम आएगा? तो ये पैसा काम आएगा बेसल नॉर्म्स में। बेसल नॉर्म्स आप सबको पता है, बेसल थर्ड नॉर्म्स। इस थर्ड नॉर्म्स में क्या होता? कैपिटल बढ़ानी थी। क्या करनी थी? कैपिटल बढ़ानी थी। कैपिटल 2 प्रकार की थी, Tier 1 कैपिटल और Tier 2 कैपिटल। तो Tier 1 कैपिटल और Tier 2 कैपिटल, तो जो बेसल नॉर्म्स में जो ये पैसा आएगा, इस पैसे का इस्तेमाल ये क्या करेगा? ये बेसल 3 जो नॉर्म्स हैं उसको उसके कंप्लायंस के काम आएगा, यहाँ पर कैपिटल बढ़ाने के काम आएगा। ये सब आप न्यूज अभी देख चुके हैं। मैं और दिखा दूं इसमें लार्जेस्ट QIP, ये इंडिया के इतिहास में क्या है? लार्जेस्ट QIP है। ये याद रखना आपको एग्जाम में कि अभी कौन सा QIP क्वालिफाइड कौन सी कंपनी ने, कौन सी संस्था ने लिखा था जो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा था, तो वो SBI ने था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, ओनली लिस्टेड कंपनी, केवल लिस्टेड कंपनी यहाँ पे इशू कर सकती है। ओनली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर होते हैं, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, यही यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। नॉट फॉर पब्लिक, आम व्यक्ति के लिए नहीं होता, फास्टर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और क्या होता है? रेगुलेशन कम होती है इसमें काफी। IPO और FPO में मैंने अंतर बता दिया। लगभग 30.6 करोड़ शेयर जारी किए 817 रुपये पर शेयर पे, तो इस हिसाब से लगभग 25,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इकट्ठा हो गया। और इससे क्या होगा? इससे कॉमन इक्विटी Tier 1 जो कैपिटल है उसको इकट्ठा होगा। इससे क्या होगा? बेसल थर्ड जो रूल्स है उसको कंप्लाइज कर पाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा दोस्तों एक और मैंने बताया न्यूज थी कि RBI ने क्या किया? AI पॉलिसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में कुछ पॉलिसी क्या हो, इसके लिए दिसंबर 2024 में एक कमेटी बनाई थी जिसका अध्यक्ष कौन थे? पुष्पक भट्टाचार्य थे। तो इन्होंने कल अपनी रिपोर्ट RBI को सबमिट कर दी। RBI ने वो पब्लिक कर दी है, अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। अब उस पर आम पब्लिक से कमेंट मांगे गए, उसके बाद वो फाइनल होगा। तो ये आप देख सकते हैं, RBI कमेटी रिकमेंड AI फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर के लिए क्या किया? AI फ्रेमवर्क को किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? 8 मेंबर कमेटी थी, पुष्पक भट्टाचार्य। आप इसमें ज्यादा नाम कहानी याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल याद है कि RBI ने AI के संबंध में जो कमेटी बनाई थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो सिंपल सी बात है, पुष्पक भट्टाचार्य नाम आपको याद होना चाहिए। बाकी इसके क्या क्या रिकमेंडेशन है, 7 पिलर इसने रिकमेंड करी, वो सब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप पढ़ सकते हैं, सेट अप कमेटी टू डेवलप ए फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल एथिकल, एक फ्री AI करके फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर फाइनेंस सेक्टर के लिए कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष पुष्पक भट्टाचार्य थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।